दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे संकेत ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंपनी कैसी है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें। आईपीओ 18 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 20 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 25 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 93 है और आईपीओ में 160 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 367 करोड़ का है, यानी कि ये भी छोटे साइज का आईपीओ है। इसमें 274 करोड़ का फ्रेश इशू और 93 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 160 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,880 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 30 सालों का एक्सपीरियंस है। अब जैसा कि कंपनी के नाम से ही इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है, कंपनी ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो कंपनी गोल्ड की ज्वेलरी बनाने का काम करती है। ये कस्टमाइज ज्वेलरी भी बनाती है, यानी कि जैसे भी इनके कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ज्वेलरी बनाती है। कंपनी ज़्यादातर 22 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी बनाती है। और कंपनी के अगर पोर्टफोलियो को देखें तो इनका वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है, यानी कि कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह का जो ज्वेलरी है, जैसे बैंगल्स, ब्राइडल ज्वेलरी है, चोकर्स, झुमका, नेकलेस सेट, मंगलसूत्र, रिंग, कंबाइन सेट, तो इस तरह के अलग अलग ज्वेलरी बनाती है। और इसको काफ़ी अलग अलग तरह के जो डिजाइन्स होते हैं उसमें तैयार किया जाता है, जैसे कि एंटिक, सेमी एंटिक, कैलकाटा, टेम्पल, गेरू पॉलिश, तो काफ़ी सारे डिजाइन्स हैं जिनमें ज्वेलरी बनाई जाती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों तरह के क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। और इसमें कई जो बड़े बड़े रिटेल ज्वेलरी ब्रांड्स हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में हैं, जैसे कि पीएन गार्जिल है, कल्याण ज्वेलर्स, नोवेल ज्वेलर्स, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स हैं, तो कई बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं। कंपनी एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करती है, यानी कि अगर इनको ज्वेलरी बनाना है तो कंपनी कारीगर को हायर करती है और उनसे ये सारा काम करवाती है, यानी कि कंपनी का खुद का मटेरियल होता है और कंपनी बाहर से कारीगर को हायर करती है जिनसे कंपनी ज्वेलरी बनवाती है। और ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब बीआईएस हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही बनाती है। तो कंपनी यहाँ पर दो तरह से काम करती है। एक तो कंपनी जो हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी है तो इनको सेल करती है, जो कि ज़्यादातर 22 और 18 कैरेट के बने हुए होते हैं। इसके अलावा कंपनी क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग भी ज्वेलरी बनाती है। तो इनके जो कारीगर हैं वो क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो ज्वेलरी है वो मैन्युफैक्चर करके देते हैं। तो क्लाइंट यहाँ पर सोना भी देता है और साथ में उनकी डिज़ाइंस भी होते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है। एक तो कंपनी का एवरग्रीन बिजनेस है और कंपनी को करीब 3 दशकों का अनुभव भी है। इसके अलावा कंपनी का जो रिटेल ज्वेलरी ब्रांड्स होते हैं तो इनके साथ काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है, जिससे कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी में भी 46 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि इनके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करती है, यानी कि जो भी कारीगर है कंपनी उनको भी हायर करती है। तो इसमें अभी 72 जॉब वर्कर्स हैं जिनके साथ कंपनी अभी काम कर रही है। तो कंपनी ज्वेलरी के बिजनेस में है, जो कि एक एवरग्रीन बिजनेस है। और खासकर देखा जाए तो कंपनी जो ज्वेलरी रिटेल वाले ब्रांड्स है तो उनके लिए ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है कि काफ़ी जो बड़े बड़े ब्रांड है वो इनके क्लाइंट हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24-25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 177 करोड़ का एसेट है, 25 में बढ़ के 249 करोड़ और 26 में 403 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का जो इनकम है वो 1000 करोड़ है, फाइनेंशियल 25 में 1400 करोड़ और 26 में 1600 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ है, 25 में बढ़ के ये 40 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 106 करोड़ का हो चुका है। तो साल दर साल कंपनी के अगर प्रॉफिट में भी देखें तो बम्पर उछाल देखने को मिला है। हालांकि कंपनी की अगर प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम नजर आ रहा है।
EBITDA को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका EBITDA भी इंक्रीज हुआ है। और अगर नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 60 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 100 करोड़ और 26 में 209 करोड़ का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 150 करोड़ का रिजर्व है। वहीं अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी लगातार बढ़ा है और अभी कंपनी के ऊपर 167 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 158 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 50 से अबव है, तो ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.57 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 का है, जो कि आगे कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 50.94% है, तो ये भी शानदार है। पैट मार्जिन 6.54% है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है। ईबिटा मार्जिन भी इसका लो है, 9.68 का ईबिटा मार्जिन है। नए फीस का 17.82 का है, तो ये भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ओके है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका पिछले साल 10 से भी एबव था, तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका काफ़ी हाई है। इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 9.08 का है, तो ईपीएस इसका लो है। पी मल्टीपल 10.24 का है, तो पी वाइज भी देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। चलिए अब इसको इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। इसको लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो संकेश ज्वेलर्स का पी मल्टीपल 10.24 का है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल का पी मल्टीपल 9.76 का और स्काई गोल्ड एंड डायमंड का 35.42 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। शांति गोल्ड के कंपेयर में इसका प्राइस हाई है। कंपनी का मार्केट कैप 1093 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अब इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 95.48% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 69.53% हो जाएगा। पब्लिक का अभी 4.52% का स्टेक है, जो कि लिस्टिंग के बाद 30.47% हो जाएगा। और यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स का नाम देखने को मिल रहा है, तो इसमें कांतिलाल खीमराज जैन, महावीर कांतिलाल जैन, मनोज कांतिलाल जैन, तो कई प्रमोटर्स हैं। ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पर कंपनी के जो दो प्रमोटर्स हैं, एक कांतिलाल खीमराज जैन और मनोज कांतिलाल जैन, ये दोनों अपने कुछ स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो कांतिलाल जैन की ओर से 44.64 करोड़ का शेयर सेल किया जाएगा और मनोज कांतिलाल जैन की ओर से 48.36 करोड़ का शेयर सेल किया जाएगा। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी बड़ा पोर्शन कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, यानी कि 158 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च किया जाएगा। 38 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाएगा और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 18 अगस्त से यानी कि मंगलवार से खुलने वाला है और ये 20 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 21 अगस्त है, रिफंड डेट 24 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 24 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 25 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 160 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो जब तक ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड नहीं रहती तब तक आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर अगर उछाल देखने को मिलता है, आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, उसके बाद ही लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के बारे में सोचना है। और अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कंपनी भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो अभी इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। कंपनी का पैट मार्जिन वगैरह भी लो है, तो कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंटिन्यू अगर बढ़िया नंबर जनरेट करती है उसके बाद ही लॉन्ग टर्म के लिए जाना है और लिस्टिंग गेन के लिए तभी अप्लाई करना है जब मार्केट में डिमांड रहती है, प्रीमियम के अंदर थोड़ा और उछाल देखने को मिलता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।